साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन से। आज मैं नीट में हो रहे भ्रष्टाचार की बात करने के लिए आप सब लोगों से जुड़ा हूं। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को यहां पर शुरू करूंगा कि सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, मगर तू अपने हौसलों का सफर जारी रख। इस नीट एग्जाम के भ्रष्टाचार को अगर समझना है तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, जहां पर व्यापम जो पीएमटी नाम की जो यहां पर एग्जाम होती थी उसमें सबसे बड़े भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, जिसने मध्य प्रदेश को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और दुनिया में कलंकित करने का काम यहां पर जो व्यापम घोटाले ने किया। जब इस एग्जाम को जब खत्म किया गया और नीट नामक एजेंसी जो है पूरे देश भर में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने लगी, तो अब जो है ये भ्रष्टाचार का जिन वहां पर पहुंच गया है और पूरे देश भर के बच्चों को जो मेडिकल एस्पायरेंट्स है उसको इसका शिकार होना पड़ा। इस पर बात करें सबसे पहले उसके हम समझते हैं कि नीट एग्जाम है क्या। नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो देश भर के मेडिकल एस्पायरेंट्स को किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस एग्जाम के थ्रू गुजरना पड़ता है। यह एक तरीके की मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो देश भर में नीट जो एजेंसी है वो कंडक्ट कराती है। और पूरे देश भर में अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो 351 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 50 से 55,000 सीट्स हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस को भी अगर हम मिला लें तो टोटल मिला के 1,05,000 सीट्स होती है, जो जिसमें एमबीबीएस की 70 से 75,000 सीट है। बीडीएस और आयुष डॉक्टर्स को मिला लें तो करीब करीब 1,05,000 सीट्स ये होती है। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना होते हैं। हर सही मार्क्स क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए 4 मार्क्स होते हैं, और हर निगेटिव क्वेश्चन के लिए गलत आंसर के लिए 1 माइनस मार्किंग होती है। ये इसका पैटर्न है। साथियों, इस एग्जाम में जो इस साल जो 2024 में जो एग्जाम हुई थी इसमें करीब करीब 2.3 मिलियंस ने, मतलब 23 लाख बच्चों ने इसमें अपीयर किया था, और 23 फरवरी को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। 5 मई को ये एग्जाम हुई थी और 15 जून को इसका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन 4 जून का ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये आगे हम समझेंगे। अब ये तो इसका पैटर्न हुआ था, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसको कैसे समझेंगे? जिस दिन इसकी एग्जाम हुई उसी दिन से लोग इसको लेकर के आवाज उठा रहे थे कि इसका पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो खुद इसमें पूरी तरीके से लिप्त थी। अब जब इस एग्जाम का रिजल्ट आया तो करीब करीब जो हर बार जो देखते हैं कि 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स ही इसमें टॉपर होते हैं, और वो भी 100% मार्क्स के साथ लाना लगभग असंभव होता है, लेकिन इस बार जब इस नीट एग्जाम का रिजल्ट आया तो इसमें 67 टॉपर्स हुए। तभी स्टूडेंट्स को शक हुआ कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ घपला हुआ है, और स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज को और बुलंदी के साथ रखा। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसमें पता लगा कि 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से टॉपर हैं। साथ ही साथ ये जो 67 स्टूडेंट्स हैं इसमें 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के साथ टॉपर बने हैं, और उनको 100 आउट ऑफ 100 मतलब 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स उन लोगों को 100% मार्क्स उन लोगों को मिले हैं और उन्होंने टॉप किया है, जो लगभग असंभव सी बात है। इसमें 1563 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को होने के बाद में इसमें जो कुछ खामियां थी, कहीं पे डिले पेपर स्टार्ट हुआ था, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उसकी वजह से उन लोगों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। मतलब अब पेरेंट्स को 16-17 साल के बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि हमको एग्जाम देने के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर लगाना है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। जब इसकी बात जब दूर तक गई तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि गुजरात के सूरत में एक स्कूल में 10-10 लाख रुपए लेकर के स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया, और उनको कहा गया कि आप इस पेपर को यहां पर लिख दीजिए, जितना आपको आते हैं ओमार शीट में उतना ही फिल कीजिएगा, बाद में हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। और ऐसा खुलेआम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता इसमें इन्वॉल्व थे और करोड़ों रुपए का लेन देन इसमें हुआ। 5 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया है। इसी तरीके की घटना उड़ीसा में हुई है। इसी तरीके की घटना राजस्थान के कोटा में, जो मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। और वहां पर जब इस तरीके का रिजल्ट आया है तो एक बच्ची ने, जिसने ओएमआर शीट से उसने कैलकुलेट किया था कि उसको 650 मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको 300 मार्क्स ही मिले, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इसी तरीके की घटना राजस्थान के कोटा में हुई है, बिहार के पटना में हुई है, और अन्य कई राज्यों से लगातार इसकी खबरें आ रही है। करीब 50 से अधिक लोगों के ऊपर इसकी एफआईआर हो चुकी है। और इसके जो मंत्री हैं, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो 2021 से इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। वो मानने को तैयार नहीं है कि एनटीए भ्रष्ट है, करप्ट है, और उनके आंखों के नीचे वो
पूरी तरीके से बिक चुकी है और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। मैं समझता हूं यह पूरी दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा, जहां 23 लाख मेडिकल एस्पायरेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वैसे तो हर विषय पर बात करते हैं, लेकिन आज जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो वो कोई बात नहीं करते हैं। अभी जब कोरोना काल था तो हमने देखा कि 18,000 बच्चे हमारे रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए थे। उनको लाने के लिए नेताओं ने बड़े बड़े फोटो खिंचवाए। क्यों जाना पड़ा 18,000 स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर? अभी जब हमास का जब युद्ध चल रहा था उस समय पे भी 15-17,000 बच्चे हमारे बाहर फंसे हुए थे। क्यों इन मेडिकल स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है? मैं समझता हूं यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके पीछे इस तरीके की एनटीए नामक एजेंसियां जिम्मेदार है, जिन पे विश्वास नहीं होने की वजह से, जिनके इस कुचक्र की वजह से स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की कोचिंग, जब बच्चा 8th क्लास 9th क्लास से डॉक्टर बनने का सपना देखता है और अपनी तैयारी करता है, अपने भविष्य के 4-5 साल लगातार प्रयास करता है, कई बार बच्चों को जब परिणाम नहीं मिलते हैं तो वो 1 साल 2 साल 3-3 साल तक ड्रॉप लेते हैं। जब वो पूरी ताकत के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अंत में जब परिणाम की बात आती है तो वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। यही अगर हम 2022 की बात करें तो इन्हीं एग्जाम्स के इसी कारणों की वजह से करीब 12,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। यह बहुत ही खतरनाक है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युवा किसान संगठन की टीम आपके साथ है और हमारे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो भ्रष्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, जो न्याय संगत है, वो निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होंगे। आपके साथ कदमों से कदम मिला के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूं कि भले ही मंत्री मोदी जी ने आपको यह मंत्रालय वापस दे दिया हो, लेकिन आपने जब 2021 से लेकर 2024 के कार्यकाल में भी ऐसा एक कोई काम नहीं किया जिसने आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहीं पर सुदृढ़ करने का प्रयास किया हो। आज वापस आपको यह मंत्रालय दिया गया है। मैं मोदी जी से और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि वापस से जब 2024 जून को जब यह सत्र शुरू होगा तो आप इसके ऊपर संज्ञान लें और इस एग्जाम को निरस्त कराएं। आप तुरंत निर्णय लें, अन्यथा मैं विपक्ष के सभी नेताओं से भी यह अपील करूंगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी जीतू पटवारी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी से भी मैं नेतृत्व करूंगा। साथ ही साथ मैं जो जेडीयू के नेता जो हैं नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से भी अनुरोध करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी अनुरोध करूंगा। राहुल गांधी जी से भी करूंगा और मैं साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं और प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को न्याय दिलाएं, क्योंकि वो पूरी आशा और उम्मीद के साथ हम सब लोगों को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। युवा किसान संगठन इस एग्जाम को पूरी तरीके से निरस्त करने की व पुनः ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्जाम को पुनः कंडक्ट कराने की अपील करती है। मैं 2 पंक्तियों के साथ हमारे सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप लोगों को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा बच्चा और हर जनमानस आपके साथ है। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूं कि जब हम कई जंगल में से गुजर रहे होते हैं, कोई भयानक जंगल में से गुजर रहे होते हैं और कोई खूंखार जानवर हमारे सामने आ जाता है, तो सिर्फ आंख बंद कर लेने से, आंखों को मूंद लेने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हमको उस खूंखार जानवर को से लड़ना पड़ेगा, उससे निजात करना पड़ेगी। पूरी तैयारी के साथ हमको जाना पड़ेगा। इसी तरीके की तैयारी इन मेडिकल एग्जाम्स के लिए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी करना पड़ेगी। और हमारा जो सरकारी सिस्टम है और उसको दुरुस्त करने के लिए भी हर यथोचित प्रयास करना होगा। हर समय पे अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और इस लोकतंत्र को बचाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो जनता के ही हाथों में है। जय जवान, जय किसान, किसान बचाओ, देश बचाओ। युवा किसान संगठन जिंदाबाद।